हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईए पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें इससे पहले हमने सेक्शन 6 तक कर लिया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो लेक्चर बीच में ही रुक गया था। आज हम सेक्शन 6 फिर से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, एनआईए एक्ट का जो फॉर्मेट है वो 5 अध्यायों में और 26 सेक्शंस में डिवाइड है और इसमें एक अनुसूची जुड़ी हुई है। टोटल अध्याय 5, टोटल धारा 26 और एक अनुसूची। अनुसूची हम आपको पहले बता चुके हैं। अनुसूची में 7 अधिनियम जुड़े हुए हैं स्पेशल, और कुछ आईपीसी, कुछ आर्म्स एक्ट और कुछ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधान भी अनुसूची में सम्मिलित हैं, जिन्हें हम अनुसूचित अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई मामला एनआईए एक्ट के अंतर्गत अन्वेषण के लिए है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें अनुसूची को देखना है और अनुसूची में जो अधिनियम है यदि उनमें से कोई अपराध बनता है तो आवश्यक रूप से एनआईए को उस पर अधिकारता रहेगी। एनआईए उसमें इन्वेस्टिगेशंस करेगी और उसको प्रोसिक्यूट भी करेगी। तो फ्रेंड्स, धारा 1 में हमने प्रारंभिक पढ़ा था, धारा 2 में हमने डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ा था, धारा 3 में हमने केंद्र सरकार की अभिकरण को गठन करने की शक्ति पढ़ी थी। वहीं धारा 4 में हमने केंद्र सरकार की सुपरविजन पावर पढ़ी थी, सुपरिटेंडेंस पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो कि एनआईए के महानिदेशक में विहित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसमें 2 तरह की पावर है। एक तो अधीक्षण की शक्ति है। अधीक्षण की शक्ति किसमें निहित रहेगी? केंद्र सरकार में निहित रहेगी। और वहीं एनआईए यानी कि जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है उसकी प्रशासनिक पावर महानिदेशक में व्यस्त की गई है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं धारा 5 पर। धारा 5 में ये बताया गया है कि अन्वेषण, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है उसके गठन की रीति क्या होगी। वही रीति होगी जो कि समय समय पर नियमों द्वारा विहित की जाए। ठीक, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 3 पर। अध्याय 3 में बताया गया है कि अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति एनआईए को दी गई है। धारा 6, धारा 6, इससे पहले हम पार्ट 1 में कुछ धारा 6 की उपधारा 6 को पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं। तो धारा 6 में क्या बताया गया है? धारा 6 में बताया गया है कि मान ली जाए किसी राज्य में पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी के पास कोई रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट किस अपराध की है? अनुसूचित अपराधों की रिपोर्ट है, जो कि अधिनियम से पीछे जुड़ी हुई है। यदि पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी अनुसूचित अपराधों की कोई कंप्लेंट धारा 154 के अंतर्गत रजिस्टर करता है तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि वह अपने इस दर्ज की गई रिपोर्ट को राज्य सरकार को अग्रेषित करे। धारा 1 में, उपधारा 1 में। उपधारा 2 में राज्य सरकार बिना विलंब कारित किए शीघ्रता से इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगी। ये तो रहा इसका क्रम, धारा 2। ठीक, अब धारा 3 में क्या बताया गया? धारा 3 में बताया गया है कि केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि मामला वास्तव में एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर इस बात का निर्धारण करेगी कि मामला एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो अगली सेक्शन आती है, सेक्शन 6 की सब सेक्शन 4 आती है। सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 ये कॉग्निजेंस लेती है, मतलब एनआईए को अधिकृत करती है किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। धारा 4 के अंतर्गत सरकार को यदि लगता है कि मामले के में सुसंगत तथ्यों को देखते हुए कि एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंप सकती है। वहीं धारा 5, सॉरी अभी हम धारा 6 की बात कर रहे हैं तो उसकी उपधाराएं चल रही हैं। तो धारा 6 की उपधारा 5 बताती है कि मान लिया जाए राज्य सरकार से केंद्र सरकार को कोई सूचना नहीं मिलती तो केंद्र सरकार को सुमोटो ये संज्ञान लेने की शक्ति है। केंद्र सरकार सुमोटो यानी कि स्वतः एनआईए को अनुसूचित अपराधों में अन्वेषण करने के लिए परमिशन दे सकती है उपधारा 5 में। वहीं इसकी उपधारा 6 बताती है कि जब धारा
उपधारा 4 और 5 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए को ऑर्डर किया जाता है, तो वही धारा 6 बताती है, उपधारा 6 इसकी धारा 6 की उपधारा 6 बताती है कि यदि इन दोनों धाराओं में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए को कोई आदेश दिया जाता है, तो धारा 6 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार और राज्य सरकार की जांच एजेंसी उस अनुसूचित अपराध में आगे कोई भी अन्वेषण नहीं करेंगी। ये उपधारा 6 सरकार राज्य सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। ठीक, इसके बाद आते हैं इसकी उपधारा 7 पर। उपधारा 7 हमें क्या बताती है? उपधारा 7 ये बताती है कि पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी की ये ड्यूटी होगी कि जब तक अनुसूचित अपराधों में एनआईए अपने हाथों में इन्वेस्टिगेशन ना ले ले, तब तक थाने का भाषाधक अधिकारी उस अनुसूचित अपराध में रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत उसका इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। कब तक? जब तक कि एनआईए इसमें एंट्री नहीं करती है। एनआईए धारा 4 या धारा 5 के अंतर्गत इसमें एंट्री नहीं करती है, तब तक धारा 7 के अंतर्गत थाने का भाषाधक अधिकारी इसका इन्वेस्टिगेशन आगे करता रहेगा। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट सबसेक्शन 8 पर। सबसेक्शन 8 ये बताती है कि मान लिया जाए कोई ऑफेंस, अनुसूचित ऑफेंस जो कि भारत से बाहर गठित किया गया है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, एनआईए के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एनआईए को जो परमिशन दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। आपको पता होगा कि बाहर के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनमें सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकारता रहती है डील करने की। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 7-8 के अंतर्गत केंद्र सरकार की एब्सोल्यूट पावर होगी एनआईए को परमिशन देने की। ठीक, वहीं इसकी अंतिम उपधारा है उपधारा 9। मान लिया जाए बाहर के कोई मामले हैं, विदेश में यदि एनआईए के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन अनुसूचित अपराध के संबंध में किया जाता है, तो उस समय विशेष न्यायालय कौन सा होगा? तो इस एक्ट की धारा 6 की उपधारा 9 में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ऐसे मामलों में विशेष न्यायालय दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय को अधिकारता होगी। विशेष न्यायालय को इसकी अधिकारता होगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं धारा सेक्शन 7 पर। 7 बताती है कि मामलों का अंतरण किया जाना। इसमें दो बातें आती हैं, धारा 7 में दो बातें आती हैं। एक तो मामले की गंभीरता और सुसंगतता को ध्यान में रखते हुए एनआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेगी? राज्य सरकार से ये कह सकती है कि देखो, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से उस इन्वेस्टिगेशन में सहयुक्त होने की अपील कर सकती है। वहीं दूसरा इसका क्लॉज आता है कि यदि मान लिया जाए एनआईए सोचता है कि मामला ट्रांसफर किया जाना चाहिए, पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में एनआईए के लिए उपयुक्त होगा कि वह केंद्र सरकार की परमिशन ले ले। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही राज्य सरकार को पूरी तरह से मामला हैंडओवर किया जा सकता है। किसके द्वारा? एनआईए के द्वारा। तो फ्रेंड्स, धारा 7 हो गई। धारा 8 में बताया गया है कि कनेक्टेड मैटर, इस अधिनियम से संसक्त जितने भी मैटर होंगे उन सब में एनआईए को इन्वेस्टिगेशन और उसका प्रोसिक्यूशन करने की पावर होगी। वही धारा 9 आती है कि राज्य सरकार एनआईए को यानी कि राष्ट्रीय अभिकरण को सहयोग देगी, सहायता करेगी, जितना भी हो सकता है उसकी मदद करेगी। जैसे कि एक मामला है, अभी हाल ही का मामला है एंटीलिया, मुकेश अंबानी का मामला, महाराष्ट्र का मामला है, मुंबई में ही मामला है। तो मुंबई में राष्ट्रीय अभिकरण अपनी जांच कर रहा है। तो यदि धारा 9 बताती है यदि उसको आवश्यकता पड़े तो वह राज्य सरकार की मदद ले सकता है और राज्य सरकार धारा 9 के अंतर्गत इसमें मदद करने के लिए बाध्यकारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, धारा 9 हो गई। धारा 10 पे आते हैं। धारा 10 में बताया गया है कि यदि राज्य सरकार को थोड़ी सी राहत दे देती है। धारा 10 ये बताती है कि अनुसूचित अपराधों में अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब राज्य सरकार यहाँ क्या करती है? जब तक कि अधिनियम में अन्यथा कोई बात ना कही गई हो, तब तक अनुसूचित अपराधों का सबका या उनमें से किसी एक का इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, ये कुछ परिस्थितियां हैं धारा 10 में दी गई हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पेशल कोर्ट पर। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में बताया गया है कि विशेष न्यायालय। देखिए, जब एनआईए
अपनी कोई जांच करती है, अपना कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कहां सबमिट करेगी? वो सबमिट करेगी स्पेशल कोर्ट में। अब ये स्पेशल कोर्ट कौन से होंगे, आइए देख लेते हैं। धारा 11 से धारा 22 में विशेष न्यायालयों के संबंध में प्रावधान एनआईए एक्ट में दिए गए हैं। यहाँ पर विशेष न्यायालय को 2 धाराओं में डिवाइड किया गया है। पहली धारा है 11, तो इसमें एक विशेष न्यायालय है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी हमारी धारा आती है धारा 22, इसकी अंतिम धारा 22, इसमें भी विशेष न्यायालय है, ठीक है। ये विशेष न्यायालय किसके द्वारा बनाए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ये जो विशेष न्यायालय है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाएंगे। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि देखो धारा 11 में स्पेशल कोर्ट बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्स हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद किसी सेशन न्यायाधीश को विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ठीक है। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार किसी भी सेशन कोर्ट के न्यायाधीश को इसमें विशेष न्यायालय में विचार करने के लिए नियुक्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यायाधीश होंगे ये अपर कैटेगरी के न्यायाधीश होंगे, सेशन न्यायाधीश, ठीक है। इसमें कितना इनका एक्सपीरियंस रहेगा ये कुछ नहीं बताया गया है। एक्सपीरियंस वाली बात धारा 15 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लागू होती है, ना कि इधर। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए धारा 22 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वह अपने स्तर पर अपने राज्य में जितने चाहे उतने आवश्यक हो, जितने आवश्यक हो उतने संख्या में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकते हैं, ठीक। और विशेष न्यायालय के प्रोविजन कौन से लागू होंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यायालयों को लागू होते हैं वही प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए विशेष न्यायालयों को लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं इसकी धारा 13 पर। इस विशेष न्यायालय में 1-2 पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट, यदि विशेष न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित कोई विवाद आता है तो इसकी अधिकारिता किसके पास होगी? इसकी अधिकारिता होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा वह अंतिम रूप से विनिश्चित माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि मान लिया जाए इसकी धारा 11 की उपधारा 1 और उपधारा 2, उपधारा 3 से लेकर के उपधारा 7 तक 2019 के अधिनियम के द्वारा रिपील कर दी गई है। इस पर डायरेक्ट उपधारा 8 आती है, जिसमें बताया गया है कि अधिवर्षता की बात कही गई है। यदि किसी न्यायाधीश का जो पद है वो अधिवर्षता के कारण समाप्त हो रहा है और कोई न्यायाधीश किसी मामले में विचारण कर रहा है, तो उस अधिवर्षता को ओवरराइड करते हुए उस न्यायाधीश को मामले का विचारण पूरा होने तक न्यायाधीश बने रहने की बात कही गई है। इसको बोलते हैं धारा 8 में अधिवर्षता का नियम। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वह अपने आदेश से किसी न्यायाधीश को जो अधिवर्षता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें उस विचारण में अंतिम दौर तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त करने का आदेश दे सकती है। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ये पावर थोड़ी सी बदल गई है। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राधिकारी नियुक्त करती है और वह प्राधिकारी ऑर्डर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर वह प्राधिकारी ऑर्डर करता है जिसके लिए न्यायाधीश के लिए कि मामले का विचारण पूर्ण होने तक आप न्यायाधीश के पद पर विराजमान रहिए, ठीक। इसके बाद आते हैं हम धारा 9 में। धारा 9 में ही बताया गया है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को क्या पावर होगी। तो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को सेशन कोर्ट की पावर होगी। सेशन ट्रायल को फॉलो करेंगे ये विशेष न्यायालय के न्यायाधीश, सेशन ट्रायल को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने यहाँ ये पढ़ा कि सेशन कोर्ट की पावर क्या होगी। अब आते हैं धारा 12 पर। धारा 12 ही बताती है कि इसमें है धारा 12, बैठक का स्थान। सामान्यतः न्यायालय जिस स्थान पर बैठक उनकी डिसाइड की जाती है, कोर्ट वहीं पर बैठ के काम करते हैं न्यायालय के भवन में। लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय अपनी बैठक के स्थान को बदल सकता है और चाहे तो न्यायालय स्वप्रेरणा से या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आवेदन पर इन दोनों के कहने पर क्या करेगा, न्यायालय अपना सेटिंग चेंज करेगा, अपनी बैठक का स्थान किसी अन्य जगह पर
सुविधा अनुसार जहां उसको लगे वहां पर वो डिसाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स बैठक का स्थान हो गया। अब आते हैं हम धारा 13 पर। धारा 13 बताती है कि न्यायालय की अधिकार को न्यायालय की अधिकारता। तो फ्रेंड्स इसमें लोकल जुरिडिक्शंस की बात की गई है। लोकल जुरिडिक्शंस की बात की गई है। स्पेशल कोर्ट के लिए ये न्यायपूर्ण होगा कि वह मामला कहां दर्ज किया जाएगा। जिस विशेष न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध घटित होता है तो मामला उस विशेष न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत उस विशेष न्यायालय में चलाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि यदि मान लिया जाए, उपधारा 2 में बताया गया है, उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि मान लिया जाए कोई मामला एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को या एक राज्य से दूसरे राज्य के विशेष न्यायालय को ट्रांसफर करना है तो कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में, एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों का अंतरण कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे किया जाएगा, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आवेदन दिया जाएगा या ये किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, जो उसकी पार्टी होगी इसकी उसके द्वारा, उसमें इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा उसके द्वारा आवेदन फाइल किया जाएगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो आवेदन दिया जाएगा ना ये एफिडेविट समायोजन के साथ में, एफिडेविट के साथ में दिया जाएगा। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आवेदन दिया जाता है वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है तो वहां एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वही आवेदन धारा 22 के अंतर्गत स्टेट में दिया जाता है तो महाधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है तो महाधिवक्ता को भी कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आवेदन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तो उनको समायोजन के साथ में विद एफिडेविट इसको देना होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक्सेप्शन है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। ठीक। इसके बाद हम आते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एक राज्य से उसी राज्य में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मामले का अंतरण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से उसी राज्य में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों का अंतरण कर सकता है। ठीक है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मामले का अंतरण करने की पावर नहीं रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली यहाँ पर मामले के अंतरण के लिए क्या करेगी, मामले के अंतरण के लिए एप्लीकेशन बुक करेगी कोर्ट में, लेकिन मामले का अंतरण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपनी सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 ये बताती है कि सेक्शन 14 में बताया गया है कि कनेक्टेड जो मैटर है उनमें विचारण करने की न्यायालय की शक्ति। ये धारा 14 धारा 8 के समान है इस अधिनियम की। जैसे कि कनेक्टेड मैटर का इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर एनआईए के द्वारा किया जा रहा था। अनुसूचित अपराध का इन्वेस्टिगेशन जब एनआईए के द्वारा किया जा रहा था और एनआईए को लगा कि उसी की आवली में या उसी सीक्वेंस में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई और अपराध भी किया गया है तो वह उसका अन्वेषण एनआईए के द्वारा धारा 8 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन यहाँ अन्वेषण नहीं है, यहाँ विचारण है। यहाँ क्या है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ ट्रायल। ठीक, दोनों में अंतर है। यहाँ भी कनेक्टेड मैटर है और यहाँ भी कनेक्टेड मैटर है। तो कनेक्टेड मैटर का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है धारा 8 में। इसी प्रकार से कनेक्टेड मैटर का ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक साथ किया जा सकता है, ये धारा 14 में बताया गया है। 14 इसकी पावर स्पेशल कोर्ट को दे देती है। इसके बाद आते हैं धारा 15 पर। धारा 15 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करती है। सेक्शन 15 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां सरकार के द्वारा 3 कैपेसिटी में किए जाएंगे। पहला उपधारा 1 बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, दूसरा होगा अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी स्पेशल केस के लिए, किसी वर्ग विशेष के मामलों के लिए या एक ही केस के लिए नियुक्त किया जाएगा और उस केस की ट्रायल खत्म होने के बाद में उसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर न्यायालय के द्वारा नियुक्त की सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई है। ठीक। किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास 7 साल का प्रैक्टिस का अनुभव होगा, जिसने वकालत की प्रैक्टिस की हो 7 साल तक, या फिर जिसके पास संघ सरकार या राज्य सरकार में विधिक मामलों में 7 साल का ऐसा अनुभव हो जो कि इसमें विधि का विशेष अनुभव
सम्मिलित है, ऐसे पद पर रहा हो, ठीक, ऐसे व्यक्ति को ही यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत में अपॉइंट किया जाएगा। तो फ्रेंड इसके बाद आते हैं हम धारा 16 पर। धारा 16 हमें ये बताती है कि विशेष न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 16 विशेष न्यायालय की प्रोसीजर एंड पावर, प्रोसीजर एंड पावर, स्पेशल कोर्ट, ठीक, स्पेशल कोर्ट की प्रोसीजर एंड पावर डिसाइड की गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स धारा 16 में ये बताया गया है कि जब विशेष न्यायालय के पास मामला कैसे आएगा, देखो, या तो कोई परिवाद करेगा विशेष न्यायालय के समक्ष, या फिर पुलिस रिपोर्ट पर कोई मामला विशेष न्यायालय के संज्ञान में आएगा। तो विशेष न्यायालय के संज्ञान में मामला उसको सुपुर्द किए बिना भी वो उसका डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की अधिकारता रखता है स्पेशल कोर्ट। परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर अभियुक्त व्यक्ति को सुपुर्द किए बिना उसको जो है उसका कॉग्निजेंस ले सकता है मामले का। किस मामले का? अनुसूचित मामले का। ये अनुसूची में डिफाइन किया गया है। सेकंड, विशेष न्यायालय को समरी ट्रायल की भी पावर दी गई है। सेक्शंस धारा 2 में बताया गया है यदि स्पेशल कोर्ट को लगता है कि मामला ऐसा है जिसमें 3 वर्ष से अनधिक की सजा है, तो ऐसे मामले का स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल भी कर सकता है। चाहे सीआरपीसी में समरी ट्रायल के प्रोविजन जो 260 से 265 तक दे रखे हैं उनमें कोई भी बात दी गई हो उसको दरकिनार उसको ओवरराइड करते हुए यहाँ स्पेशल कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वह ऐसे मामले का जो 3 वर्ष से अधिक का मामला है उसका समरी ट्रायल कर सकता है। ठीक है, समरी ट्रायल कर दिया ये। और समरी ट्रायल के बाद यदि कोर्ट को ये लगता है समरी ट्रायल चल रही है, ड्यूरिंग समरी ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि मामला ऐसा है कि उसका निपटारा समरी ट्रायल के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, रेगुलर ट्रायल फॉलो करना चाहिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? जो गवाह हो चुके हैं, जो रिकॉर्ड किया जा चुका है, उसको पुनः गवाहों को, विटनेसेस को रिकॉल करेगा और पुनः उसको जो है रिकॉर्ड पर लेगा और अपनी जो है रेगुलर ट्रायल स्टार्ट करेगा, जो कि सेशन ट्रायल कही जाती है। ठीक है, चलो अब यदि मान लिया जाए कोर्ट ने क्या किया, समरी ट्रायल में उसे दोषी करार दिया 3 वर्ष तक के कारावास तक के लिए, तो उसको दंड कितना दिया जा सकता है समरी ट्रायल में स्पेशल कोर्ट के द्वारा? 1 वर्ष तक का दंडादेश और 5 लाख का जुर्माना। ठीक है, 5 लाख का जुर्माना, 1 वर्ष का दंडादेश, ये स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस पर इंपोज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो स्पेशल कोर्ट के लिए ये प्रोविजंस इसमें स्पेशली मेंशन किए गए हैं एनआईए एक्ट में। इसके बाद आते हैं हम धारा 17 पर। धारा 17 बताती है कि साक्ष्यों की संरक्षा। देखिए, किसी भी मामले में यदि साक्ष्यों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके जान की सुरक्षा नहीं की जाएगी, तो कभी भी कोई भी अपराधी को उसके अपराध के लिए न्यायालय दंडित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस एक्ट की गंभीरता को देखते हुए एक्ट बनाने वालों ने क्या किया, धारा 17 को इसमें मेंशन किया और कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी बनाया कि मान लिया जाए यदि किसी केस में जो कि स्पेशल कोर्ट के अंडर ट्रायल में है, गवाहों को कोई खतरा है या केस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है या कोई है ना गवाहों की वजह से, तो गवाह को यदि कभी थ्रेट किया जाता है तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है। क्या किया जाएगा? न्यायालय क्या करेगा? गवाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवाहों के नाम को, निवास स्थान को, इनको सबको हाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो चाहे कोर्ट तो कैमरा ट्रायल भी आयोजित कर सकता है। कैमरा ट्रायल का मतलब होता है कि उस न्यायालय भवन में जहां की ट्रायल चल रही है उतने ही लोग होंगे और उतने आवश्यक लोग होंगे जितने की न्यायालय आदेश दे। ठीक है, और गवाह की पहचान को छुपाया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति एनआईए एक्ट के इन प्रावधानों का, गवाह के संरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो क्या किया जाएगा? उसको 3 वर्ष के लिए दंडित किया जा सकता है और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि न्यायालय के जजमेंट में उनको जो हाइड किया गया है गवाह के नाम और निवास स्थान को, यदि उसको प्रकाशित किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था धारा 17 में की गई है। अब आते हैं धारा 18 पर। धारा 18 ये बताती है कि अभियोजन के लिए मंजूरी। अभियोजन के लिए मंजूरी का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एनआईए के अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए उसका अभियोजन तभी किया जाएगा जब केंद्र सरकार से उनके अभियोजन के लिए अनुमति ले ली जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको?
एनआईए के अधिकारियों को। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं 19 पर। 19 में ये बताया गया है कि विचारण की अग्रता। मान लिया जाए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, एक इसका केस चल रहा है स्पेशल कोर्ट में और दूसरा केस चल रहा है इसका अदर कोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल कोर्ट को अग्रता दी गई है, प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये मान लिया जाए इसकी उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक है और यहाँ पर भी आवश्यक है। तो ये बताया गया है कि यदि विशेष न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उस अदर कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहां पर उसकी उपस्थिति को स्थगित किया जाएगा, बाकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? जब तक कि स्पेशल कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तब तक के लिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट को सामान्य न्यायालयों पर विचारण की अग्रता दी गई है धारा अधिनियम धारा 19 में, ठीक। इसके बाद हम आते हैं धारा 20 पर। धारा 20 हमें बताती है कि मान लिया जाए फ्रेंड्स, धारा 20 में स्पेशल कोर्ट को ड्यूरिंग ट्रायल ही लगता है, विचारण के दौरान उसको लगता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण विशेष न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, उसका विचारण नियमित न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। तब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? तब स्पेशल हेलो फ्रेंड्स, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? स्पेशल कोर्ट इसमें मामले को ट्रांसफर कर देगा, किसके लिए? सक्षम न्यायालय के लिए, जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं धारा 21 पर। धारा 21 हमें ये बताती है अपीलें। अपीलें कैसे सुनी जाएंगी? देखिए, अपीलों की बात अगर आई है तो अपीलों में हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? यदि स्पेशल या विशेष न्यायालय के द्वारा कोई आदेश या निर्णय दिया गया है जो कि अंतिम है, उसकी अपील संबंधित हाई कोर्ट में होगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत विशेष न्यायालय आता है, ठीक। अपील कितने दिन में की जाएगी? अपील की जो ड्यूरेशन है वो है 30 दिन, और यदि कोई व्यक्ति 30 दिन में अपील फाइल नहीं कर पाता है तो फिर अपील की ड्यूरेशन क्या होगी? तो फिर अपील जो है 60 + 30 या 30 + 60 यानी कि 90 हो जाएगी, 90 डेज, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंडेड डेट है, 30 की एक्सटेंडेड डेट 60, 60, 30, 90, ठीक है। 90 डेज अपील फाइल करने के लिए किसी व्यक्ति को टाइम दिया गया है। और उच्च न्यायालय के द्वारा जो अपील पर सुनवाई की जाएगी वो 2 न्यायाधीशों से बनी बेंच के द्वारा की जाएगी, यानी कि डिवीजन बेंच का ये मामला बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर यह भी बताया गया है कि जब अपील फाइल की जाती है तो अपील ग्रहण की तारीख से पहली तारीख से कोर्ट को यानी कि हाई कोर्ट को यह प्रयास करना होगा कि वह उस अपील का डिस्पोजल 3 मास के अंतर्गत दे दे, 3 मास में अपील का निपटारा कर दे, ठीक, 3 मास में कर दे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसके विशेष न्यायालय के द्वारा जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जाता है उसकी कोई अपील, कोई रिवीजन मान्य या अनुज्ञात नहीं की जाएगी। अब आते हैं धारा 22 पर। धारा 22 हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि इसमें स्पेशल, ये धारा 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर थी, धारा 22 में राज्य सरकार को स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर दी गई है, ठीक। अब आते हैं धारा 23 पे, इसका मिसलेनियस पार्ट है, उसका अंतिम चैप्टर है। धारा 23 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति, वहीं धारा 25 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। यहाँ 2 धाराओं में नियम बनाए जा रहे हैं, एक धारा 23 में, एक धारा 25 में। धारा 23 में हाईकोर्ट के द्वारा संबंधित राज्य में नियम बनाए जाएंगे विशेष न्यायालयों के लिए, और धारा 25 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे अभिकरण के लिए, यानी कि एनआईए के लिए। एनआईए के लिए नियम कौन बनाएगा? धारा 25 में केंद्र सरकार, और धारा 23 में विशेष न्यायालय के लिए हाईकोर्ट नियम बनाएगा। इतनी सी बात है बस। और जो नियम बनाए जाएंगे हाईकोर्ट के नियम को तो रखा नहीं जाएगा, लेकिन 25 में जो नियम केंद्र सरकार बनाती है उसे धारा 26 के अंतर्गत संसद के पटल पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, 30 दिन के लिए रखा जाएगा, और वह 30 दिन की अवधि एक या अधिक सत्रों में पूरी की जा सकेगी। और 30 दिन की अवधि के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं वो सब विधिमान्य होंगे, और यदि 30 दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले दोनों सदन उस नियम को निष्प्रभावी, उस नियम को खारिज कर देते हैं तो
उसके बाद जो कार्य किए जाएंगे उस नियम के अंतर्गत वो सारे निष्प्रभावी हो जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको हमें कहाँ रखना होगा, संसद के पटल पर रखना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। आगे फिर हम किसी नए सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ में रूबरू होंगे, कोई नया सब्जेक्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।